Good evening students, welcome to Aligarh's #1 commerce channel and you are watching English grammar series। कल हमारे English grammar series का पहला लेक्चर था और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा then link is given in the description box below, please do check it out। हमने कल nouns के बारे में डिस्कस किया था और ये बेटर होगा अगर आप इस सीरीज को सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो। Today we are going to discuss about determiners। तो देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच जस्ट लाइक नाउन। जैसे नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है ऐसे ही डिटर्मिनर भी पार्ट ऑफ स्पीच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो डिटर्मिनर का क्या रोल होता है? डिटर्मिनर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है, यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। To indicate which things or people we are talking about. The words a, an, the, my, this, some, many, etc. are called determiners. इस तरह के words को determiner कहा जाता है। तो determiner का क्या काम होता है? Determiner हमें noun के बारे में further information देते हैं कि noun plural है या singular है, common है या प्रॉपर है। तो जैसे कि वर्ड ए यूज होता है सिंगुलर नाउन से पहले, वर्ड एन यूज होता है सिंगुलर नाउन से पहले, वर्ड द यूज होता है प्रॉपर नाउन या डेफिनेट नाउन से पहले। इसी तरह वर्ड माय यूज होता है जब हम कोई रिलेशन शो कर रहे होते हैं अपने नाउन के साथ। तो इस तरह के वर्ड्स को डिटर्मिनर कहते हैं। ये हमें हमारे नाउन के बारे में और क्लैरिटी देता है, हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अगर हमें डिटर्मिनर के बारे में क्लियरली पता है तो हम अपने क्वेश्चन या हमारे सेंटेंस को प्रॉपर्ली कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए आप जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ देने वाली हूँ। अ बॉय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो इस सेंटेंस का मतलब है एक लड़का गार्डन में खेल रहा था। तो यहाँ पे जो लिखा है बॉय, वो बॉय एक नाउन है और यहाँ लिखा है अ बॉय। हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम लिखते हैं अ बॉय या अ गर्ल, अ बॉय या अ गर्ल अगर हम लिखते हैं या कोई भी ऐसा कॉमन नाउन इसके पहले अ लगा हो, तो वो क्या चीज इंडिकेट करता है कि वो नाउन सिंगुलर है, यानी कि एक चीज के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक है, वो क्वांटिटी या नंबर में एक है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी डिटर्मिनर ने? हमें यहाँ क्या बताया कि हमारा नाउन सिंगुलर है। तो यहाँ पे डिटर्मिनर का फंक्शन था ये बताना कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अब सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड। अब सेकंड सेंटेंस में भी एक बॉय के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे भी बॉय सिंगुलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वहां पे किसी भी एक बॉय के बारे में बात हो रही थी, नो वन इन पर्टिकुलर, यानी गार्डन में एक बच्चा खेल रहा था, वो कोई भी बच्चा हो सकता है और जो ये सेंटेंस को बोल रहा है वो उस बच्चे को पर्सनली नहीं जानता, वो कोई स्पेसिफिक बच्चा नहीं था, वो बॉय कोई स्पेसिफिक बॉय नहीं था, जस्ट कोई भी एक बॉय जो कि गार्डन में खेल रहा था। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में जब हम लिखेंगे द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड, तो एक स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर ये बता रहा है कि वो नाउन एक स्पेसिफिक नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है या फिर डेफिनेट है या फिर इस केस में एक प्रॉपर नाउन है। दिस बॉय इज द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। अब यहां पे भी एक बॉय के बारे में बात हो रही है, लेकिन पहले दो सेंटेंस से क्या डिफरेंट है? यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ डिटर्मिनर जिसका इस्तेमाल हुआ है वो है दिस।
दिस यहाँ हमें ये बता रहा है कि हमारा नाउन कहीं आसपास मौजूद है, तो ये प्रॉक्सिमिटी या लोकेशन बता रहा है। अब आप फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, देयर वर मेनी बॉयज एट द समर कैंप। इस एग्जाम्पल में भी बॉयज की बात हो रही है, लेकिन क्या डिफरेंस है? पहले 3 एग्जाम्पल्स में सिंगुलर नाउन है, अ बॉय, द बॉय, दिस बॉय, लेकिन यहाँ पे लिखा है बॉयज और यहाँ लिखा है मैनी। तो मैनी यहाँ हमारा डिटर्मिनर है जो कि क्वांटिटी बता रहा है। वो क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आइडिया हो जाता है मैनी से कि थोड़े बॉयज नहीं थे, काफी बॉयज थे समर कैंप में, और क्योंकि एक से ज्यादा थे तो इसलिए यहाँ बॉयज आएगा, मतलब कि प्लूरल। यहाँ नाउन हमारा प्लूरल है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया डिटर्मिनर्स का, लेकिन डिटर्मिनर्स के काफी सारे टाइप हैं। एक बार हम उन टाइप्स को देख लेते हैं। तो डिटर्मिनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सबने बचपन से ही ग्रामर में पढ़े होंगे, ए, एन, द, और हम सबको ये भी बताया जाता है कि कॉमन नाउन से पहले ए लगाना होता है, अगर वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है उसके पहले एन लगाना होता है, या कोई प्रॉपर नाउन है तो वहां हम द लगाते हैं उससे पहले। तो ये तीनों वर्ड आर्टिकल्स में आते हैं। इसके अलावा होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, जिनको डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं पजेसिव्स, जो कि पोजेशन या अधिकार शो करते हैं। फिर आते हैं न्यूमरल्स, जो कि नंबर शो करते हैं। फिर आते हैं ऑर्डिनल्स, यानी कि जो ऑर्डर शो करते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस शो करते हैं। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव्स, जो कि क्वेश्चन वाले वर्ड्स को शो करते हैं, यानी वो वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कोई ग्रुप में डिवाइड करना शो करते हैं, जैसे कि एक क्लास है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें आप हर एक बच्चे को एड्रेस करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो एड्रेस करने के लिए यूज हो, जैसे कि ईच या एवरी, इस तरह के वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। और फिर आते हैं क्वांटिफायर्स, यानी कि क्वांटिटी बताते हैं। तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग। तो आर्टिकल्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों? क्योंकि ये हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन के बारे में कोई खूबी या स्पेशलिटी बताते हैं कि हमारा नाउन किस तरह का है। तो इसलिए हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब इसका पहला टाइप है वो है द। तो देखते हैं कि द कहां कहां यूज होता है या उसके क्या एग्जाम्पल हैं। When we refer to particular people or things or something that has already been mentioned or can be understood, we use the definite article the। तो कहां यूज होता है? जब हम किसी particular people या थिंग्स के बारे में बात करें, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही हो या किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही हो, वहां या उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो डेफिनेट का मतलब ही ये होता है जब किसी चीज के बारे में आप श्योर हो, देयर इज श्योरिटी कि हाँ ये बात डेफिनेट है। तो जो बात डेफिनेट है या जिस चीज के बारे में आपको श्योरिटी है या जिन लोगों को आप जानते हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी नाउन है और उन नाउन से पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां लिखा है प्लीज शट द डोर। अब ये बात आपको पता है कि डोर एक कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है।
लेकिन डोर को यहाँ पे हमने अ डोर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ हम किसी भी डोर के बारे में बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे डोर हो सकते हैं, लेकिन जिस रूम में आप बैठे हैं और आप ये कमांड दें या आप ये रिक्वेस्ट करें प्लीज शट द डोर, तो आप बिल्डिंग्स के सारे डोर को बंद करने के लिए नहीं कहेंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट वन डेफिनेट और स्पेसिफिक डोर, इसीलिए आप द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप इशारा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डोर की तरफ। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करेंगे और आपका नाउन के आगे आप हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द डॉक्टर गेव मी अ मेडिसिन फॉर हेडेक, आई कंज्यूम द मेडिसिन आफ्टर डिनर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मेडिसिन 2 बार आया है, अ मेडिसिन एंड द मेडिसिन। तो ऐसा क्यों? हमने दोनों जगह अ मेडिसिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेडिसिन तो एक कॉमन नाउन है। वो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम मेडिसिन मेंशन किया तो वो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, वो कोई भी एक मेडिसिन है जो सर के दर्द में दी जाती है। तो डॉक्टर ने सर के दर्द के लिए एक कोई मेडिसिन दी जो कि स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जब हम उस मेडिसिन के बारे में दोबारा बात करेंगे या हमने वो मेडिसिन कंज्यूम करी तो हमें पता है कि हम सिर्फ एक ही मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कोई और मेडिसिन नहीं है। वो मेडिसिन हमारे लिए स्पेसिफिक हो गई या डेफिनेट हो गई, तो उस वजह से हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हमारा कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आएगा और वो कॉमन नाउन है तो हम वहां तो अ का यूज करेंगे, लेकिन जब हम उसके बारे में दोबारा बात करेंगे या दोबारा कॉन्वर्सेशन होगी तो हम वहां पे द का यूज करेंगे। तो ये एक कंडीशन है द का यूज करने के लिए। और क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ये है थर्ड एग्जाम्पल, ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द नेबरहुड। तो यहाँ सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वो हमारे नेबरहुड का सबसे बूढ़ा इंसान है या सबसे ओल्ड इंसान है। तो आप ये देखिए, जो इस तरह के वर्ड होते हैं जिसमें EST आता है, एक तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है जहां पे कंपैरिजन शो किया जाता है, यानी कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा बूढ़ा है, कौन जवान है, इस तरह के वर्ड्स बन जाते हैं, यंगर, यंगेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो इस तरह के जब भी आप वर्ड्स को एनकाउंटर करेंगे उससे पहले आप हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इस तरह के सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव वर्ड्स होंगे, इस तरह के नाउन होंगे, तो उससे पहले हमेशा द यूज होगा। द यंगर सन, द ओल्डेस्ट सन, इस तरह से। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, द पुअर डिपेंड ऑन द रिच। ये एक सेंटेंस है, ये एक फ्रेज है। अब आप देखें इसमें 2 नाउन आ रहे हैं, एक है पुअर और एक है रिच। ये दोनों ही कॉमन नाउन हैं। ये कल हमने पढ़ा था कि ये दोनों ही कॉमन नाउन हैं, रिच एंड पुअर। तो हम ऐसे तो लिख सकते थे, अ पुअर या अ रिच, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो यहाँ गलत होता है इस सिचुएशन में, क्योंकि हम यहाँ एक पुअर आदमी या एक रिच आदमी की बात नहीं कर रहे, हम इसको ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम सारे गरीब लोगों को एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वी आर ट्रीटिंग देम एज अ स्पेसिफिक ग्रुप, पुअर पीपल या रिच पीपल। तो ये एक ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब आप इस तरह से नाउन को ग्रुप की तरह यूज करते हैं तो उससे पहले भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है, द काइंड हेल्प द सिक, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बीमारों की मदद करते हैं। तो द काइंड, द सिक दोनों ही नाउन हैं और उससे पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
अब यहाँ लिखा है द गंगा, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेदास। यहाँ पे सब में क्या कॉमन बात है कि हर एक चीज से पहले द लगा है। तो ये एक रिवर का नाम है, आप सबको पता है गंगा एक रिवर है। तो जब भी आप किसी रिवर का नाम लिखेंगे आप उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। इसके और एग्जाम्पल्स हैं द ब्रह्मपुत्र, द थेम्स, द नाइल। जितनी भी रिवर्स होंगी जब आप उनके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले द लगाएंगे। अब ऐसे ही यहाँ लिखा है द अरेबियन सी। आप किसी भी और सी के बारे में बात करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक सी के बारे में बात करेंगे, जहां आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप हमेशा द लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है अरेबियन सी। अब अगर यहाँ अरेबियन नहीं होता, खाली सी लिखा होता तो लिखा जाता अ सी, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ अरेबियन लिखा है तो इसलिए लगा द। अब यहाँ लिखा है द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जहां पे भी वर्ड गल्फ आएगा, या गल्फ का एक और एग्जाम्पल लेते हैं द गल्फ ऑफ मन्नार, तो उसको भी इसी तरह लिखेंगे। द गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी इसी तरह लिखेंगे। और कोई भी गल्फ के बारे में जब हम लिखेंगे तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। अब यहाँ लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है, और जब हम किसी और कंट्री का नाम लेते हैं जैसे कि इंडिया या कनाडा, तो हम उससे पहले द नहीं लगाते, लेकिन हमने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड स्टेट्स यूज किया है। तो हम कभी भी किसी कंट्री के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करें जैसे कि स्टेट्स या फिर किंगडम या फिर रिपब्लिक, तो उन सभी सिचुएशंस में द का यूज होगा। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द बिफोर दीज नाउन्स। अगर आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं जो कि नाउन होती हैं और उनके नाम में लगा है स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक या फिर यूनियन, उससे पहले भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं द वेदास। तो द वेदास माइथोलॉजिकल बुक है। इस तरह की कोई भी माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या फिर रिलीजियस बुक का नाम लिखेंगे तो उससे पहले भी द लगाएंगे, जैसे कि द भगवद गीता, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल। 7th example, the Indian people are known for their hospitality. इंडियन पीपल अपनी मेहमान नवाजी या सत्कार के लिए जाने जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी या सत्कार। तो यहां आप देखिए, यहां लिखा है द इंडियन पीपल। अब हमने इंडिया के आगे तो द नहीं लगाया, लेकिन जब हम कोई नेशनैलिटी बताएंगे उससे पहले हम द लगाएंगे, वो फिर कोई भी नेशनैलिटी हो, द फ्रेंच, द इटालियन, द चाइनीज, तो उससे पहले हम हमेशा द लगाते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस हो गई जहां पे हमने द का इस्तेमाल करना है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ आर्टिकल इज इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए और एन। तो इनडेफिनिट का क्या मतलब है? इनडेफिनिट का मतलब है जो चीज स्पेसिफिक नहीं होती, नॉट स्पेसिफिक या नॉट फिक्स्ड। यानी जिस चीज के बारे में आप श्योरिटी नहीं है, आपको जिस चीज के बारे में आप श्योर नहीं है, वो चीज होती है इनडेफिनिट। When we refer to singular noun for the first time or refer to the things in a general way, we use the indefinite article a और n. कब इस्तेमाल करते हैं a या n का? जब हम
सिंगुलर नाउन की बात कर रहे होते हैं। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी सिंगुलर नाउन पढ़ते टाइम, और ये बात मैं आपको फिर से बता दूं कि सिंगुलर नाउन जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन वो तभी तक होता है जब हम फर्स्ट टाइम उसकी बात कर रहे हो। जब भी हम सेकेंड टाइम उसका मेंशन करेंगे तो उसकी जगह द यूज होता है या और प्रोनाउंस यूज होते हैं। और रेफर टू द थिंग्स इन अ जनरल वे, जब हम किसी भी चीज की बात जनरल वे में करते हैं, स्पेसिफिक वे में नहीं करते, तब हम ए या एन का यूज करते हैं। अब हम इसके यूजेस या और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आप ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। तो यहां लिखा है यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए कहाँ यूज होता है? ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन से पहले जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि अ मंकी, अ काइट, अ बॉक्स। अब अगर आपको याद नहीं है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं तो मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 होते हैं वॉवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। और वॉवेल्स आप सबको पता होंगे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो बाकी के जितने भी लेटर्स बचे वो क्या हुए? कॉन्सोनेंट्स। तो ए कहाँ यूज करेंगे आप? ऐसे नाउन से पहले जो कि किससे शुरू होते हैं? कॉन्सोनेंट से। अब देखिए यहां जो एग्जाम्पल लिखा है, यहां लिखा है अ मंकी। मंकी, मंकी किससे शुरू होता है? एम से, और एम क्या है? एक कॉन्सोनेंट। तो आप क्या लगाएंगे यहां डिटर्मिनर? ए। ऐसे ही काइट, काइट के से शुरू होता है और के क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले भी क्या आएगा? ए। थर्ड एग्जाम्पल है बॉक्स। बॉक्स शुरू होता है बी से, बॉक्स भी एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले भी, इसलिए आप ए का यूज करेंगे। तो अब हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिसमें ए का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड्स बिगिनिंग विद यू बट गिविंग द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ के आपको लगता है कि ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या कंफ्यूजिंग है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां लिखा है कि ऐसे वर्ड जो यू से शुरू हो और उनका साउंड यू जैसा ही हो, यानी यू वाई ओ यू होता है उस तरह का साउंड, या वाई यू यू जैसा साउंड। यू एक वॉवल है। ये बात आप सबको पता है कि यू एक वॉवल है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई नाउन यू से शुरू होगा तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहां अगर हम लिखें एन यूनिट और यहां हम लिखें एन अम्ब्रेला, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा यूसेज एन का सही है? एन का ये यूसेज सही है और ये यूसेज गलत है। अब अगर आप यहां देखें तो यूनिट की साउंड कैसी निकलती है? यूनिट को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है? इनिशियली क्या साउंड है? यूनिट, यूनिट, इस तरह से साउंड, यूनिट या फिर यू, इस तरह से साउंड है। लेकिन अम्ब्रेला में पहले ए की साउंड आती है, ए की साउंड आती है। तो यू जो वॉवल है उसकी साउंड है अ, अम्ब्रेला। तो जब भी यू इस तरह की साउंड देगा अ, उस तरह के वर्ड्स में आप हमेशा एन का यूज करेंगे।
लेकिन जब भी यू YOOU या YU इस तरह की साउंड देगा, यू वाली, तो वहां पे हमेशा ए का यूज किया जाएगा। ए यूनिट, ए यूनियन, अ यूजफुल बुक, सब में स्ट्रेच है यू, इस पे आप थोड़ा एम्फेसिस करें, थोड़ा फोकस करें, बोल के देखें यू, यूजफुल, यूनिट, इसीलिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, ए का इस्तेमाल हो रहा है। अ यूनिफॉर्म, इसलिए ए का इस्तेमाल किया है। तो जब भी हमारे वॉवल या यू इस तरह का साउंड देगा कॉन्सोनेंट जैसा, अगर वॉवल कॉन्सोनेंट वाला साउंड देगा तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, क्योंकि हमारा यूजेज ऑफ ए और एन डिपेंड करता है किस पे, साउंड पे। वो लेटर्स या वर्ड पे डिपेंड नहीं करता। हम ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे, ये सब हमारे नाउन की इनिशियल साउंड पे डिपेंड करता है। और साउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लेटर्स के साउंड की स्टडी को हम फोनेटिक्स बोलते हैं, फोनेटिक्स। तो ए और एन को डिसाइड करने के लिए फोनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार फिर से देखते हैं। ये कैटेगरी में क्या है कि जहां पे भी यू दिया होगा जो कि एक वॉवल है, लेकिन वो साउंड कैसी देगा, कॉन्सोनेंट की, तो हम उससे पहले हमेशा ए लगाएंगे, अ यूनिट, अ यूनियन, अ यूजफुल बुक। लेकिन जब भी यू साउंड देगा अ वाली, क्योंकि यू की वॉवल साउंड अ है, हम इस तरह के वर्ड्स में एन लगाएंगे, जैसे अम्ब्रेला, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एन अर्बन विलेज। तो वर्ड अर्बन में अ की साउंड आती है, इसलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया। इसी तरह से जो भी वर्ड यू से शुरू होते हैं लेकिन साउंड कैसी देते हैं, अ की, या इस तरह के सिंबल की, ये वाला सिंबल फोनेटिक सिंबल है अ के लिए, तो वहां से हम वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी यू की साउंड आएगी तो ए का इस्तेमाल करेंगे, यूनिट, यूनियन, यूजफुल। तो आई होप ये कैटेगरी आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, यूनिट से पहले एन लगाना है या ए लगाना है, हमेशा ए लगाना है। और अम्ब्रेला से पहले एन लगाना है, अर्बन से पहले एन लगाना है। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल स्पेशली ओ with the sound of v। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे वर्ड या ऐसे नाउन से पहले हम ए लगाते हैं जो कि शुरू तो वॉवल से हो रहा है लेकिन उसकी साउंड कॉन्सोनेंट जैसी है। और यहाँ पे हम किसी भी वॉवल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं ओ की। ओ एक वॉवल है और ओ की साउंड ओ ही है, वॉवल में भी, वॉवल फोनेटिक्स में ओ की साउंड ओ ही है। तो ऐसे वर्ड जो शुरू तो ओ से हो लेकिन उनकी साउंड वॉवल वाली नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट वाली है। और कौन से कॉन्सोनेंट वाली, डब्ल्यू, डब्ल्यू की साउंड कैसी है, व वाली साउंड है इसकी, डब्ल्यू की साउंड है व। तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अ 1 रुपी नोट, अगर हम रेगुलर रूल फॉलो करते और यहां पे हम एन लगाते तो ये चीज गलत हो जाती, एन लगाते तो ये गलत हो जाता, इसलिए हमने यहां क्या लगाया है, ए। अ 1 रुपी नोट, यहां व की आवाज आ रही है, 1 रुपी नोट।
₹1 नोट। यहाँ ओ की कोई साउंड नहीं है, ओ की साउंड नहीं है मतलब ये वोवल साउंड नहीं है, और वोवल साउंड नहीं है तो हम यहाँ एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ए का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ वन वे रोड। यहाँ पे भी वन लिखा है, वन वे रोड, यहाँ पे भी व की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे, हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ओ यहाँ ओ की साउंड नहीं दे रहा। तो ये है थर्ड कैटेगरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यूजेस ऑफ एन को देखते हैं। यूजेस ऑफ एन में पहली कैटेगरी है बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद वॉवल हैविंग अ वॉवल साउंड। ऐसे वर्ड जो वॉवल से ही शुरू होते हैं और वॉवल की ही साउंड देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, ये दोनों बात आप ध्यान रखें कि वर्ड भी वॉवल हो और उसकी साउंड भी वॉवल हो, वर्ड भी वॉवल हो, साउंड भी वॉवल हो, तभी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप एन का यूज करेंगे। एन एप्पल, ए की साउंड वॉवल में है ए। एन एरोप्लेन, एन एप्पल, तो ए की कैसी साउंड है? ए। अब यहां पे है एग, एग, ई की कैसी साउंड है? ए। ए के सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, हल्का सा रोक के बोलते हैं ए, तो ऐसी साउंड है ई की, ये ई की वॉवल साउंड है। एन एग, एन इंजन, यहां लिखा है ऑक्स और ओ क्या है? एक वॉवल है और ओ की साउंड वॉवल में भी ओ ही होती है, तो ये वर्ड वॉवल है, वॉवल की साउंड दे रहा है, तो क्या इस्तेमाल होगा? एन, एन ऑक्स। अब यहां लिखा है एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शुरू होता है यू से और यू की हमने वॉवल साउंड पढ़ी ए। एन अम्ब्रेला, अम्ब, आ की साउंड आई, अम्ब्रेला, अ का ये सिंबल होता है फोनेटिक्स में, अम्ब्रेला। इस तरह से स्टार्टिंग होती है फोनेटिक्स के लिखने की जब आप अम्ब्रेला लिखते हैं तो, एन अम्ब्रेला। आप इंटरनेट पे फोनेटिक्स के सिंबल चेक कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल में फोनेटिक्स के बारे में देखना चाहते हैं आपको सिंबल्स मिल जाएंगे उसमें। आपने कभी गौर किया हो, अगर आप किसी वर्ड को सर्च करते हैं तो उसमें स्पेलिंग के नीचे इस तरह के सिंबल्स बने होते हैं, वो सब फोनेटिक्स के सिंबल होते हैं। तो ये जो यू है ये वॉवल है और यहाँ ये वॉवल की ही साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। अब हमारा जो लास्ट वॉवल है वो ये बचता है आई, तो आई को भी देख लेते हैं। आई की साउंड क्या है? हम जैसे आई बोलते हैं और आई की वो साउंड नहीं होती वॉवल में, आई की साउंड होती है ई जैसी, ई, ई, या फिर हिंदी में ई, ऐसी साउंड है आई की। तो आई की ये वॉवल साउंड है ई। जो भी वर्ड इस तरह की साउंड से इनिशिएट होते हैं या इस तरह की साउंड से शुरू होते हैं तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आई की वॉवल साउंड है। एन इनिंग्स, या इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एन इंजरी, ई की साउंड आ रही है दोनों में। इस तरह से जहां पे भी आई से शुरू होने वाले वर्ड में ई की साउंड आएगी यानी कि उसकी वॉवल साउंड आएगी तो वहां एन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद एच बट गिविंग अ साउंड ऑफ वॉवल। ऐसे वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे जो कि शुरू तो एच से होता है लेकिन कैसी साउंड दे रहा है? वॉवल की। अब ये बात हम सबको पता है कि एच जो है वो वॉवल नहीं है बल्कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर हम अपना रेगुलर रूल फॉलो करते तो एच से शुरू होने वाले किसी भी वर्ड से पहले हमको क्या लगाना चाहिए था? हमको लगाना चाहिए था ए, जैसे कि
अ हैट, क्योंकि उसमें ह की साउंड आती है जो कि उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स मेंशन हैं वो हमें किस तरह की साउंड दे रहे हैं? वो हमें वॉवल वाली साउंड दे रहे हैं। ये वॉवल वाली साउंड दे रहा है। यहाँ पे कहीं भी कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं आ रही। यहाँ वर्ड लिखा है ऑनरेबल। तो जब आप ऑनरेबल बोलते हैं तो ओ की साउंड आती है। कैसी साउंड आती है? ओ की। और ओ क्या है? ओ एक वॉवल है। और ऐसे वर्ड जो वॉवल से शुरू होते हैं वहां क्या लगाएंगे? उससे पहले लगाएंगे एन। तो इसलिए यहां क्या लिखा है? एन ऑनरेबल मैन। सेकेंड एग्जाम्पल है एन ऑनेस्ट मैन। यहां बिल्कुल भी एच की साउंड नहीं है। एच यहां पे क्या है? साइलेंट। यहां पे भी एच साइलेंट था। ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज नहीं आती है फोनेटिक्स में उनको हम साइलेंट बोलते हैं। तो एच यहाँ पे साइलेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट जरूर है लेकिन साइलेंट है। और इंस्टेड किस चीज की साउंड आ रही है? वॉवल ओ की। तो इसलिए हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया यहाँ एन। थर्ड एग्जाम्पल है एन आवरली विजिट। एन आवरली विजिट। तो शुरू ये भी एच से होता है लेकिन एच यहां पे भी साइलेंट है। और किस चीज की साउंड आ रही है? ओ की। इसीलिए हमने क्या लगाया? एन। एन आवरली विजिट। तो ये एग्जाम्पल था जहां पे कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरुआत हो लेकिन साउंड कैसी आए? वॉवल की। उस तरह के नाउन से पहले हमेशा एन का यूज किया जाता है। तो अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी है एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म के बारे में। एब्रीविएशंस किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड जो कि एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखे होते हैं और उनका फर्स्ट लेटर कैसी साउंड दे? वॉवल वाली साउंड दे। उस केस में क्या यूज करते हैं? उस केस में भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां लिखा है NMLA। MLA की क्या फुल फॉर्म होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अगर आप इसको अनएब्रीवेटेड यानी फुल फॉर्म में पढ़ें तो ये एम की साउंड देगा जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम इससे पहले एन नहीं लगाएंगे। हम लिखेंगे द मेंबर या फिर अ मेंबर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। हम किसी इन जनरल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं हो रही, तो उससे पहले हम आ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब हम इसको एब्रीविएट कर रहे हैं तो एब्रीविएशन में हम इसको बोलते हैं MLA। तो M कैसी साउंड निकाल रहा है? M साउंड निकाल रहा है ए और एम। ए की साउंड यहां आ रही है इस तरह की। ये सिंबल फोनेटिक सिंबल है। एम इस तरह की साउंड निकाल रहा है। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एन, क्योंकि यहां वॉवल वाली साउंड आ रही है। एम से यहां पे वॉवल की साउंड है। इसी तरह MP में भी एम से यहां वॉवल की साउंड है। आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट की ही साउंड देगा। तो उससे पहले आप ए या द लगा देंगे जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया। लेकिन जब आप इसको एब्रीविएशन में लिखेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो एम की साउंड ए निकलेगी स्टार्टिंग में। एम ए स्टार्टिंग ए से हो रही है तो जो कि एक वॉवल साउंड है, तो इसलिए उससे पहले हम एन लगाएंगे। ऐसे ही SP ए की साउंड आ रही है। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
यहाँ लिखा है NFRCS, एफ में ए की साउंड है, एफ एफ, तो इसलिए उससे पहले भी एन का इस्तेमाल हुआ, NFRCS, फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ लिखा है एन OMR शीट, एन OMR शीट, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में कैसी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। ओ जो है वो ओ की ही साउंड दे रहा है, जो कि एक वॉवल साउंड है, ये वॉवल साउंड है, तो क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल होगा यहाँ इससे पहले, एन OMR शीट। ऐसे ही OTP, ओ अगेन यहाँ पे वॉवल साउंड है, OTP, तो एन का इस्तेमाल होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। जो डिटर्मिनर्स की अगली कैटेगरी है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ऐसे वर्ड जो कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करें या कुछ बताएं या कुछ इंडिकेट करें। क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये वर्ड्स, हमारे नाउन की पोजीशन या उनकी लोकेशन, कि हमारा नाउन कहाँ मौजूद है, सामने है, पास में है, दूर है या अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड है। तो इसके बारे में आपको कुछ बात ध्यान रखनी है कि दिस कब यूज होता है, दिस हमेशा यूज होता है सिंगुलर नाउन से पहले, ऑलवेज, दिस इज अ थंब रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले आएगा एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमें डिस्टेंस या लोकेशन या पोजीशन बता रहा है वो नियर है, यानी हमारे करीब है। जैसे दिस इज अ बॉय, तो हम किसी बॉय के बारे में कह रहे हैं कि दिस इज अ बॉय, तो वो बॉय करीब है, यानी डिस्टेंस जो है वो बहुत नियर है। तो ये पोजीशन या लोकेशन का अंदाजा हो गया, ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट की किसने, दिस ने, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का पार्ट हुआ। फिर आता है दैट, दैट भी सिंगुलर नाउन से पहले यूज होगा, ऑलवेज बिफोर अ सिंगुलर नाउन। और ये जो डिस्टेंस बताएगा वो फार होगा, यानी आसपास मौजूद नहीं होगा जब उसके बारे में बात हो रही होगी। जैसे कि दैट गर्ल इज माई फ्रेंड, यानी कि वो कहीं आसपास नहीं है, दूर है, या शायद उस टाइम वहां प्रेजेंट नहीं है जब उसके बारे में बात हो रही है नाउन के बारे में। अब थर्ड देखते हैं, लिखा है दीज। इसके बारे में आपको याद रखना है कि दीज हमेशा प्लूरल नाउन से पहले आएगा, ऑलवेज, दिस इज ऑल्सो अ थंब रूल। और दीज जो डिस्टेंस बताता है वो भी नियर होता है दिस की तरह। फर्क यह है कि दिस यूज होगा सिंगुलर नाउन से पहले और दीज यूज होगा प्लूरल नाउन से पहले। जैसे मैं बोलूं दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ मेरी किताबें रखी हैं इसलिए मैं कह रही हूँ दीज बुक्स आर माइन, तो ये डिस्टेंस बता रहा है कि बुक मेरे पास ही रखी हैं। और मैंने कहा बुक्स, तो बुक्स यानी प्लूरल, तो दीज यूज होता है हमेशा कहाँ, प्लूरल नाउन से पहले। और जो डिस्टेंस बताता है या पोजीशन या लोकेशन बताता है वो उसका मतलब होता है कि कहीं आसपास है हमारा नाउन। फिर लिखा है दोज, दोज कहाँ यूज होता है, दोज भी यूज होता है प्लूरल नाउन से पहले हमेशा। और ये जो लोकेशन बताएगा वो होगी फार, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जो प्लूरल नाउन के बारे में बात हो रही है, दैट इज नॉट अराउंड अस, तो वो डिस्टेंस में फार है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ लिखा है सारा गेव मी दीज बुक्स, सारा ने मुझे ये बुक्स दी। तो ये जो दीज यहाँ लिखा है ये बता रहा है कि बुक्स जो हैं वो कहाँ रखी हैं, कहीं आसपास हैं, उसकी लोकेशन के बारे में ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है लोकेशन। और दीज इस्तेमाल हुआ है तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमेशा प्लूरल नाउन से पहले लगता है, तो बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन।
ये एक प्लूरल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वॉच इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज विंटेज कलेक्शन। ये कंपनी के विंटेज कलेक्शन का पार्ट है। दिस वॉच इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज विंटेज कलेक्शन। तो दिस वॉच यानी वॉच कहाँ है? कहीं पास में है, लेकिन वॉच सिंगुलर नाउन है। तो ये दोनों बातें हमें किसने बताई? दिस ने। यहां लिखा है दैट बॉय इज वेरी स्टूडियस। ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है या बहुत पढ़ाकू है। तो दैट बॉय, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो बॉय डिस्टेंस में फार है, ये डिटरमाइन किया दैट ने, और ये भी बताया कि वो सिंगुलर नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल, दोज गर्ल्स आर अ पार्ट ऑफ स्कूल क्वायर। वो लड़कियां स्कूल क्वायर का पार्ट हैं, लेकिन दोज यहां पे ये बता रहा है कि एक तो वो डिस्टेंस में फार है और दूसरा कि वो प्लूरल नाउन है। तो ये हो गए एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव्स के। अब तो अगली कैटेगरी है पजेसिव्स। पजेसिव या पजेसिव डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज होते हैं और क्या शो करते हैं? पोजेशन यानी कि अधिकार, यानी कि ये बताते हैं कि कोई चीज आपकी है या किसी और की है, या कोई आपका रिलेटिव है या किसी और का है। इस तरह के वर्ड्स जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स। अब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। तो पोजेशन शो हो रहा है, यानी कि बताया जा रहा है कि ये किसकी बुक है? मेरी बुक है। तो माई पोजेशन शो कर रहा है। आवर नेबर इज अ रिच मैन, तो ये नेबर जो है ये क्या है? नाउन है, और नाउन का पोजेशन बताया जा रहा है आवर से, कि हमारा नेबर बहुत अमीर आदमी है। आवर नेबर इज अ रिच मैन, तो आवर से यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा है और नाउन है नेबर। योर हाउस इज ब्यूटिफुल, हाउस एक नाउन है और उसका पोजेशन शो किया गया है योर से। योर हाउस इज ब्यूटिफुल। दिस इज हर कार, पोजेशन किससे शो हो रहा है? हर से। किसकी कार? हर कार, और कार क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले ये सारे वर्ड्स आए हैं और इन सब ने पोजेशन शो किया है। ये एक फेयरली सिंपल कैटेगरी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो कि है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हम एक सर्टेन ऑर्डर या सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपको नाम से पता चल रहा है, ऑर्डर का पता चल रहा है यहाँ। इस तरह के वर्ड्स जो ऑर्डर या फिर क्या बता रहे हैं? कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस बता रहे हैं, उन वर्ड्स को हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे और ये कोई ऑर्डर बताएंगे। तो ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? ऑर्डर या फिर सीरीज। कौन से वर्ड्स हैं? फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, एटसेट्रा। तो सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He is the first boy who has joined this school। तो ये यहां लिखा है बॉय, और बॉय क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले यहां पे क्या आया? फर्स्ट, और फर्स्ट क्या बता रहा है? ऑर्डर बताया है कि ये पहला लड़का था जिसने स्कूल में एडमिशन लिया। तो ये क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। फर्स्ट बॉय, एंड बॉय इज अ नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल मीट हिम द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट यानी अगला, यहाँ पे फिर से ऑर्डर या सीरीज बताई गई है, एक डिपिक्ट किया गया कि नेक्स्ट यानी ये वाला नहीं, करंट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक।
ठीक है, तो वीक जो है वो नाउन है और यहाँ पे बताया गया ऑर्डर विच इज नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक। He was the last man to arrive at the office. वो ऑफिस में आने वाला लास्ट आदमी था, यानी आखिरी आदमी था। फिर से ये वर्ड एक ऑर्डर बता रहा है कि आखिर में पहुंचा वो ऑफिस में। अ मैन, जो ये मैन है वो यहाँ पे नाउन है और वो कब आया? लास्ट में। तो इस तरह के वर्ड्स को हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर की बात होगी। न्यूमरल्स आर ऑर्डिनरी नंबर्स लाइक 1, 2, 3। तो जब भी नाउन से पहले नंबर का इस्तेमाल होता है और इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितनी क्वांटिटी में है, यानी एग्जैक्ट नंबर दिया जा रहा है कि हमारे नाउन कितनी तादाद में मौजूद है। एग्जैक्ट नंबर, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, फिक्स्ड नंबर बताया जा रहा है। तो इस तरह के डिटर्मिनर्स को हम न्यूमरल्स डिटर्मिनर बोलते हैं। न्यूमरल डिटर्मिनल या खाली न्यूमरल्स भी कह सकते हैं आप। तो इसका एग्जाम्पल है, देयर वर ओनली 10 बॉयज इन द क्लास। कितने? 10। तो 10 जो है वो यहाँ न्यूमरल डिटर्मिनर है और वो बता रहा है कितने बॉयज थे? 10 बॉयज। बॉयज नाउन है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स। और ईयर्स जो है यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है और उसके जो नंबर बताया गया वो है 80। ही हैज 2 daughters। डॉटर भी यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन नंबर के थ्रू दी गई 2 daughters। I met 3 kids at the station। किड्स यहाँ पे प्लूरल है और ये इसका नंबर है 3। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी तादाद बता रहे हैं। क्वांटिटी डिस्कस होगी इस तरह के वर्ड्स से। ये वर्ड्स जो नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे और क्या बताएंगे? क्वांटिटी, उनको बोलेंगे क्वांटिफायर्स। refers to the quantity of things or amount of something। ये किसी चीज की कितनी तादाद या अमाउंट है वो क्वांटिफायर्स बताएंगे। एग्जाम्पल्स आर much, some, several, a lot of, both, all। much यानी ज्यादा, some यानी थोड़ा, several यानी कुछ, a lot यानी काफी सारा, both यानी सब, ऑल का मतलब भी सब। बोथ अक्सर जब दो लोगों के बारे में बात हो रही होती है तो बोलते हैं बोथ ऑफ यू। तो यानी आप सब, बोथ ऑफ यू, आप दोनों। तो इसके एग्जांपल्स हैं, देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट। वहां पे कुछ लोग थे, एयरपोर्ट पे कुछ लोग थे। और पीपल है यहाँ पे नाउन। तो पीपल की क्वांटिटी कैसे बताई गई? सम का यूज करते हुए। प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू डू दिस जॉब। पीपल यहाँ नाउन है और नाउन को क्वांटिफाई किया गया प्लेंटी के थ्रू, यानी काफी। प्लेंटी मीन्स काफी। दे डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस। मच का मतलब होता है ज्यादा और प्रोग्रेस यहाँ पे हमारा नाउन है और यहाँ पे लिखा है नॉट, तो मतलब ज्यादा नहीं। प्रोग्रेस कैसी थी? ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। ये बात क्वांटिफायर मच ने बताई। There is no milk in the bottle। मिल्क जो है वो नाउन है और यहाँ लिखा है नो, तो यानी कि क्वांटिटी क्या है? निल है। वो बात किसने बताई? नो ने। That acted as a quantifier before noun। तो ये बात हो गई क्वांटिफायर की। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव को नाम से ही सुन के लग रहा होगा कि किसी कैटेगरी या ग्रुप में जब हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो कोई एक ग्रुप है, जैसे कि आप क्लास समझ लें, स्टूडेंट से भरी होती है क्लास, तो आप जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो पूरी क्लास को रेफर करता है या पूरी क्लास को एड्रेस करता है। तो इस तरह के वर्ड्स का यूज करता है। ईच वन ऑफ यू, एवरीवन शुड डू द होमवर्क, ईदर ऑफ यू, नाइदर, इस तरह के वर्ड्स।
तो जब आप पूरे ग्रुप को एड्रेस या रेफर कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहते हैं। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम। ईदर जो वर्ड है वो दो में से चूज करने के लिए होता है। कोई भी दो लड़कियां, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो लड़के, आप जब उसमें से चूज करेंगे कोई एक, तो वहां पे क्या लिखा जाता है? ऐसे वर्ड्स के लिए ईदर इस्तेमाल होता है। यहां लिखा है आई अग्री विद एवरी वर्ड यू सेड, यानी आपने जो कुछ कहा मैंने सबसे अग्री किया। एवरी वर्ड यानी एक कॉन्वर्सेशन है, उसको आप एक ग्रुप या यानी कि एक कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है, उसको आप एक ग्रुप की तरह लें। तो जो भी उस कॉन्वर्सेशन में बोला गया उस सबसे अग्री किया गया। और वर्ड है नाउन, तो हर एक वर्ड के साथ अग्री किया गया, एवरी वर्ड। थर्ड एग्जाम्पल है ही मेट ईच गेस्ट, और ईच का मीनिंग है इंडिविजुअली। यानी उसने हर एक गेस्ट से अलग अलग मिला, एक एक, यानी हम एक एक को एड्रेस कर रहे हैं किसी ग्रुप में या किसी पार्टी में या किसी इवेंट में, तो तब ये वर्ड आएगा ईच। अब हम अपनी फाइनल कैटेगरी पे आते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव्स, यानी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्या डिटरमाइन करता है कि हमारे सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। The interrogative determiners are used for asking question like what, which, whose। ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं interrogative determiners में। तो ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। यहाँ पे हमारा नाउन है subjects जो कि प्लूरल है, और यहाँ पूछा गया है what यानी what subject are you studying, आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। क्या, what means क्या। which color do you like the most, कलर है नाउन, और नाउन के बारे में पूछा जा रहा है which यानी कौन सा। which color do you like the most। whose house is this, हाउस नाउन है और उससे पहले इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर है whose, यानी किसका। whose house is this। तो ऐसे वर्ड जो क्वेश्चनिंग के लिए यूज हो रहे हैं वो हैं इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। तो ये तो हमारी सारी कैटेगरीज थी डिटरमाइनर्स की। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि हमारा एक कॉमन सेक्शन रहेगा हर लेक्चर में, वो है टुडेज वर्ड्स। ये मेरा एक कांस्टेंट एफर्ट होगा आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए। जब हम हर लेक्चर पे आपकी वोकैबुलरी पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंस फील करेंगे अपनी वोकैबुलरी में। तो आज का पहला वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट मीनिंग क्या होता है? कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर, यानी कि आसपास के खतरे से सतर्क रहना या अलर्ट रहना। जैसे कि हमारी आर्मी हमेशा विजिलेंट रहती है, आसपास के बॉर्डर पे जो डेंजर होता है उसके लिए हमेशा वो विजिलेंट रहती है, तैयार रहती है, सतर्क रहती है, ऑलवेज अलर्ट। तो इसके साइनोनिम है अलर्ट और वॉचफुल। इसके एंटोनिम है नेग्लिजेंट और इनअटेंटिव, यानी ध्यान ना देना, इग्नोर करना। नेग्लिजेंट यानी बिल्कुल ध्यान ना देना। सेकेंड वर्ड है एबरेंट। एबरेंट का मीनिंग होता है डिपार्टिंग फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी किसी कंपनी का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी वर्क प्लेस का कोई एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, उससे हट जाना, उसको फॉलो ना करना, उससे डेविएट हो जाना, उसको बोलते हैं एबरेंट। उसके साइनोनिम है डेविएंट, अनॉमलस, अबनॉर्मल, यानी वो चीज नॉर्मल या रेगुलर स्टैंडर्ड नहीं है, वो एबरेंट हो गई। इसके एंटोनिम है टिपिकल और फेमिलियर। टिपिकल वो चीज होती है या फेमिलियर वो चीज होती है जो रोज रोज या बार बार या हमेशा एक सी होती है, सेम होती है, उसमें चेंज नहीं आता, तो उसको बोलते हैं टिपिकल। थर्ड वर्ड है लिविड।
लिविड का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एंगर, यानी गुस्सा दिखाना या गुस्से को महसूस करना। इसके साइनोनिम है एंग्री, बैलिस्टिक, एनरेज्ड यानी बहुत गुस्सा। इसका एंटोनिम है काम यानी एकदम शांत, प्लेसेंट का मतलब भी यही है, और एफेबल, ये सब इसके एंटोनिम है। फोर्थ वर्ड है रेवेनस। रेवेनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। एक तो होता है हंग्री कि भूख लगी है, और जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं तो तीनों टाइम भूख लगती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की भूख लगती है जैसे पूरे दिन खाना ही नहीं खाया, या अगर आप पूरे दिन मील स्किप करें तो रात में इस तरह की भूख लगेगी कि आप 3 लोगों की बराबर खाना खा जाएं। तो उस तरह के हंगर को हम बोलते हैं रेवेनस। और रेवेनस के क्या साइनोनिम है? स्टार्विंग, फैमिश्ड। और इसका ऑपोजिट या इसका उल्टा क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा फुल, सेटेड या सेशिएटेड। जब आपका पेट भरा है, आप एकदम सेटेड हैं, सेशिएटेड हैं, तो ये इसके एंटोनिम है। अब हमने बात करी बहुत भूख की, हमने रेवेनस बोला, तो अब अपने भूख की बात करी है तो हम डिलीशियस खाने की भी बात कर लेते हैं। तो बहुत डिलीशियस खाने को हम बोलते हैं स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस, एक्सट्रीमली टेस्टी। और इसके सिनोनिम क्या है? डिलीशियस, डिलाइटफुल, माउथ वाटरिंग। और इसके एंटोनिम है इनएडिबल, अनपैलेटेबल, यानी जो चीज आपसे बिल्कुल खाई ना जाए या सटकी ना जाए, उस तरह की चीज को बोलते हैं अनपैलेटेबल, इनएडिबल। तो आज का लेक्चर यहाँ ओवर होता है। आई होप कि आज जो भी डिस्कस किया गया, जो भी पढ़ाया गया, आपको समझ आया होगा। और आगे भी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वर्क करते रहेंगे। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपने आज पढ़ा उसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहें। नहीं किया तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें सीक्वेंस में दोबारा से, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I will see you in the next lecture. Thank you.